वायरसेस की बात करें बच्चे, तो वायरसेस जो होते हैं इनके अंदर पॉइजनस या वेनेमस होते हैं। इनका नाम, वायरस का मतलब ही होता है पॉइजनस। तो जो डॉक्टर थे इवानोस्की, उन्होंने, जिसने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस में देखा कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसमें इन्फेक्शन कॉज कर रही है, और ये चीज़ बैक्टीरिया से भी छोटी है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे बेजरनिक, उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ हेल्दी प्लांट्स थे और कुछ इन्फेक्टेड प्लांट्स थे। उनको नहीं पता था कि ये इन्फेक्टेड प्लांट वायरसेस की वजह से इन्फेक्टेड है। उन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनमें से वो थोड़ा सा फ्लूइड लिया और किसके ऊपर छिड़क दिया, अपने हेल्दी प्लांट्स पे। थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखा वो पूरे प्लांट्स उनके मर गए। तो उसने कहा कि अरे भाई, कुछ तो ऐसा पॉइजनस है इसके अंदर जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसने ये टर्म दी वायरस, उसने ये टर्म दी बच्चे वायरस, जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजन। ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो वायरसेस होते हैं आउटसाइड द बॉडी दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग, और जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर घुसे और वो लिविंग बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं और वहाँ का डीएनए यूज करके अपना सर्वाइवल करते हैं। वो अभी बात करेंगे कैसे। और ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखो तो ये बैक्टीरियोफाज है, एक टाइप ऑफ वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, इसलिए उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। इसके अंदर डीएनए होता है, ये उसका हेड होता है, हेड को हम बोलते हैं कैप्सिड। ये उसका क्या होता है बच्चे, हेड। और इस हेड को हम बोलते हैं, जो बना होता है एक प्रोटीन से, उस प्रोटीन के बनने की वजह से उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, इस केस में डीएनए है। ये उसका कॉलर होता है, यानी कि नेक, और ये उसकी टेल होती है, जिसकी वजह से वो चल पाता है। ये बैक्टीरियोफाज जाके इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो ये मैंने उसका लाइफ साइकिल बनाया कि कैसे करता है। ये आपके स्कूल में नहीं है, जस्ट समझने के लिए। बैक्टीरियोफाज जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया की अगर बात करें तो जब ये वायरस इकोलाई बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, अभी तक ये बाहर था, नॉन लिविंग था। अब क्या करेगा, जैसे इसको ये दिखा इकोलाई बैक्टीरिया, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और धीरे धीरे अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करेगा। डीएनए इज एंटरिंग द होस्ट सेल, वो अंदर चला गया। यहाँ पे उसका डीएनए पड़ा है, जो भी ह्यूमन बीइंग है उस न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जाके फटाफट से इस डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है। इस डीएनए के साथ जैसे ही फ्यूज हुआ, तो यहाँ पे उसने थोड़े दिनों के बाद क्या करेगा, वो अपनी वायरल पार्टिकल्स, हेड और टेल और नेक सब बनाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो सब वायरल पार्टिकल्स असेंबल करके प्रॉपर अपना वायरस वाली शक्ल लेके वापस वो सेल बर्स्ट हो जाती है और वो बाहर निकल जाते हैं। दोबारा समझाती हूँ, बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल देखें एक वायरस का, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल के साथ आके अटैच हुआ, उसने अपना आरएनए डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर इंसर्ट किया। जैसे ही वो इंसर्ट किया, तो उसने होस्ट की मशीनरी को, यानी कि हमारे डीएनए को यूज़ किया, उसके साथ उसकी कॉपीज बनाई अपने डीएनए की, और फिर उसने वायरल पार्टिकल्स बनाने शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे करके वो वायरल पार्टिकल्स को अरेंज करेगा प्रॉपर उसकी शेप में, और धीरे धीरे ये सेल बर्स्ट होएगी, फिर ये फ्री हो जाएगा और दोबारा ये साइकिल चलता रहेगा। वायरसेस के बारे में अगर हम देखें तो वही वाली तो बात जो मैं आपको बोल चुकी हूँ, वही मैंने लिखा हुआ है कि वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस इवानुस्की ने डिस्कवर किया था। वायरस का मतलब वेनम और पॉइजनस लिक्विड होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। वायरसेस इंसर्ट आउटसाइड द लिविंग, वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड, इनर्ट मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल एंड कैन मल्टीप्लाई ओनली इन अ होस्ट सेल। बाहर वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ओनली इन होस्ट सेल ही वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको नॉन सेलुलर कहते हैं, या फिर ए सेलुलर। नॉन सेलुलर या ए सेलुलर बोलते हैं, तो क्यों,
क्योंकि इनके पास ना कोई भी सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास वो मशीनरी नहीं है। तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी में घुसेंगे, उसका डीएनए यूटिलाइज करेंगे और फिर ये डिवाइड करना शुरू करेंगे। वायरसेस को हम पैरासाइट बोल सकते हैं, और ये किसको पैरासिटाइज करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफाज वायरस जो था अभी हमने जिसका लाइफ साइकिल देखा, वो बैक्टीरिया को जाके पैरासिटाइज मतलब उसको उसके अंदर रहना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल है वायरल डिजीजेस के, दैट इज कॉमन कोल्ड, पोलियो, रेबीज, कोविड-19, उसके बाद चिकन पॉक्स, ये सारे। फिर आते हैं बच्चे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म नहीं करते, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में काम करते हैं, अभी हम पढ़ के आए बैक्टीरिया। ब्रेड, केक, वाइन, अल्कोहल यीस्ट बनाता है फंजाई। कर्ड बनाता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बायोगैस प्लांट में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो रूमिनेंट्स यानी कि काऊ बफलो के गट से बाहर निकलते हैं। डीकम्पोजर तो है ही बैक्टीरिया फंजाई। एंटीबायोटिक बनाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों बनाने लग गए। फंजाई की जो सबसे पहली थी वो थी पेनिसिलिन। वैक्सीनेशन बनाने के लिए काम आता है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल फर्टिलिटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डिकम्पोजिशन करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। विनेगर बनाने में हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, कैसे डिकम्पोजर है तो कोई भी सड़ा हुआ मरा हुआ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको खत्म कर देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सॉइल स्पिलेज ऑयल स्पिलेज में भी हेल्प करता है। ऑयल स्पिल मतलब कहीं पे बहुत बड़ा समुद्री जहाज जा रहा था एक बड़ी सी समुद्र में, ओशियन में, और वहाँ पे जो बड़े बड़े टैंकर थे ऑयल के वो लीक हो गए, वो गिर गया, तो उसको हम छन्नी से नहीं उठा सकते ना, तो उनके केस में जो ऑयल स्पिलेज होती है उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर आते हैं फूड पॉइजनिंग। कुछ खाने खा के इंसान के पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कैसे होता है? क्योंकि वो खाना खराब था। उस खाने में कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? बोटुलिनम यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो सकता है। तो हुआ क्या? फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया फंजाई से हो सकता है। सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खराब हो गया, मिल्क का खट्टा हो गया, मिल्क फट गया, उसमें हो सकता है। प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फैट, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट, जो भी मीट खाया वो इन्फेक्टेड था, गंदा था, खराब था, उससे हो सकता है। रोटिंग ऑफ पोटैटोज, जो सड़े गले आलू थे उनसे हो सकता है। मतलब बेसिकली जो खराब खाना आपने खाया उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसा बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या नाम है उसका? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग, समझ आ गया। कंजप्शन ऑफ सच फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग लीडिंग टू सीरियस इलनेस, और ये सीरियस इलनेस कॉज करेगा ऑब्वियसली। बोटुलिज्म क्या होता है? फूड पॉइजनिंग को बोटुलिज्म भी कहते हैं क्योंकि कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फिर आते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन की बात करें कि आपको ये सबको पता है फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा सामान हम उसमें डालते हैं, जैसे कि ऑयल, सॉल्ट, शुगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट, इनको हम यूज़ करते हैं। ऑयल और सॉल्ट पिकल में यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। जैम, जेली, स्क्वैश में हम यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट। बॉइलिंग, मिल्क को बॉयल करके हम कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। सन ड्राइंग में अपनी फिशेस आ गई, आपकी स्पाइसेस आ गए, आपके पिकल्स आ गए, उनको सन ड्राई करके खाते हैं लोग। नीम लीव्स जो होती है उनको ग्रेन स्टोरेज में हम डालते हैं ताकि साफ सफाई रहे। आइसोलेट यानी कि साइलोज और ग्रेनरीज जो बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपना हार्वेस्टेड मटेरियल, उनमें भी फूड प्रिजर्व करते हैं हम। पिकलिंग, अचार बना के रखना। विनेगर यूज़ करते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करते हैं, पैस्चराइजेशन यूज़ करते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ा कि फूड प्रिजर्व जब हमें करना है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ऑयल सॉल्ट डाल दिया, हमारे अचार प्रिजर्व हो गए। शुगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट, जैम्स, जेलीज और आपका स्क्वैशेस। मिल्क को हम बॉईल कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम अपनी सब्जियां, फ्रूट्स रख देते हैं जो हमें सीजन में नहीं मिलते तो पूरे साल मिलते रहते हैं। सन ड्राई, कुछ लोग सन ड्राई करके मसाले बनाते हैं, कुछ फिशेस खाते हैं सन ड्राई, पिकल्स को भी रखते हैं।
नीम लीफ की अगर बात करें तो इसमें ग्रेन के डब्बों में स्टोरेज में हम अपना नीम लीफ डाल देंगे, उसकी स्मेल से सारे कीड़े भाग जाएंगे। या फिर सिलोज एंड ग्रेनरीज में हम अपना खाना रखेंगे, या तो पिकलिंग में हेल्प कर रहा है, विनेगर डाल के हेल्प कर रहा है। एयर टाइट कंटेनर्स रखने चाहिए हमें, और पेस्चराइजेशन मतलब उसको उबाल के रखना चाहिए, स्टेरिलाइज करके रखना चाहिए। फिर आते हैं बच्चे नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। अब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रख रहा है, सिंपल यहाँ से शुरू करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना था, उसको फिक्स करा के उसको बना दिया अमोनिया। किसने कराया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में डाला किसने? राइजोबियम बैक्टीरिया ने, क्योंकि ये रूट्स के साथ एसोसिएटेड था। ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसको NO2 में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट, और फिर वही उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रेट को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स हमारे ग्रोथ में, अपने अच्छा खाना बनाने के लिए। इस प्लांट को हमारे एनिमल्स खाते हैं। अगर ये प्लांट भी मर गया, ये एनिमल भी मर गया, तो दोनों दोबारा से अमोनिया बनाएंगे और सॉइल में ही रहेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रेट बन गई, ये नाइट्रेट मुझे थोड़ी सी चाहिए थी, जितनी चाहिए थी उतनी मैंने यूटिलाइज कर ली, क्योंकि मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, मैं बासी नहीं यूज़ करती। तो जो बच गई थी वो हमने इन्वायरमेंट को वापस दे दी। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन था उसको फिक्स किया और बना दिया अमोनिया। ये अमोनिया किसने फिक्स करवाया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उससे बना हमारा अमोनिया। इसमें किसने करा? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बनाया, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया आया। राइजोबियम अभी अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, और वो बनता है नाइट्रेट। ये नाइट्रेट जितना यूज़ हो गया वो तो प्लांट्स एनिमल्स को मिल गया, जो बच गया उसको वापस हमने एटमॉस्फेयर में डाल दिया। उस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये जो नाइट्रेट को हमारे प्लांट्स ने यूटिलाइज किया, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन राइजोबियम ने सॉइल के अंदर छुपा दी, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट और एनिमल जब मर गए और डेड एंड डिके हो गए, दोबारा प्लांट बनने लगे, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये होता है नाइट्रोजन साइकिल। फिर आते हैं कुछ हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से टाइफॉइड, टीबी, कॉलरा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, लेप्रेसी, प्लेग और डायरिया हो सकता है। वायरस से पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, एड्स, रेबीज, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, डेंगी, और क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस। ये सब कहाँ से होता है? वायरसेस से। प्रोटोजोआ से होता है हमारा काला अजहर। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, उसके बाद डाइसेंट्री। फिर आते हैं हेलमिन्स में। हेलमिन्स होते हैं वो कीड़े मकोड़े, वर्म्स होते हैं, जो बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, वो वर्म्स से होते हैं। टेप वर्म से टीनियासिस, और राउंड वर्म से एस्केरियासिस। फिर फंजाई से रिंगवर्म इन्फेक्शन हो सकता है। कैंडिडाइसिस प्राइवेट पार्ट्स में हो सकता है। एथलीट्स फुट, पैरों के नीचे हो सकता है। प्लांट्स में होता है बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर, नींबू के ऊपर ब्राउन ब्राउन दाने आ जाते हैं। फंजाई में रस्टिंग ऑफ वीट, जो वीट के दाने होते हैं वो ऐसे ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, जैसे उसके ऊपर जंग लगा हो, और वो जब उसको टच करेंगे तो वो टूट जाते हैं। येलो वीट मोजाइक वायरस ऑफ भिंडी के जो लीव्स होती हैं वो येलोइंग हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स में होता है बैक्टीरिया से एंथ्रैक्स, वायरस से फुट एंड माउथ डिजीज, और प्रोटोजोआ से होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।